तो मुफासा द लायन किंग देखने के बाद मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी मुफासा द लायन किंग मूवी रिलीज हुई है और मैंने उसे जाकर के देखा। मुझे पर्सनली वो मूवी मजा नहीं दी जितनी द लायन किंग मूवी देख करके मजा आया था। अगर तुम आज भी द लायन किंग मूवी देखने जाओगे, उसका एक अलग इम्पैक्ट है, एक अलग नॉस्टैल्जिया है और उसको देख करके अलग ही मजा आता है। लाइक इवन तो मुफासा द लायन किंग की जो स्टोरी है वो हमारे पहले पार्ट द लायन किंग से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज्यादा डाइवर्स स्टोरी है। फिर भी द लायन किंग मुफासा से ज्यादा मजा देती है। तो क्या रीजन है ऐसा? वो क्या कंपोनेंट है? वो क्या इमोशनल डेप्थ में लैक कर रहा है? वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो मुफासा हमें नहीं दे पाया बल्कि वो हमें द लायन किंग दिया। इवन मुफासा में तो शाहरुख खान की पूरी डबिंग थी, फिर भी वो मूवी हमें मजा नहीं देती जितना हमें द लायन किंग मजा देती है। तो आज इस वीडियो में पूरा एनालिसिस कर देंगे कि भाई मुफासा द लायन किंग में कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बेकार है और कौन सी चीजें मिसिंग है जो कि हमारे द लायन किंग में थी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी मैं कभी भी बात करूं कि कोई मूवी क्यों बेकार है और कोई मूवी क्यों अच्छी है, तो उसके पीछे एक सबसे मेजर सोर्स होता है किसी भी मूवी के बेकार और अच्छे होने का, वो होता है मूवी का एग्जीक्यूशन। लाइक ये एक फैक्टर है कि किसी भी मूवी को तुम परोस कैसे रहे हो। एक खाना होता है, एक थाली होती है, थाली में तुम कैसे खाना परोसते हो ये बहुत मैटर करता है। खाना जितना अच्छे से परोसोगे उतना वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सब्जी दाल सब कुछ एक साथ मिक्स करके दे दोगे किसी को, तो कितना भी अच्छा बना रहे, लोग एक बार को कहेंगे यार ये अच्छा नहीं है। दैट्स व्हाई यही सेम टेक्निक सिनेमेटोग्राफी और मूवीज में भी होती है। तुम क्या दिखाना चाहते हो ये मैटर करता ही करता है, लेकिन तुम कैसे दिखा रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और द मुफासा जो है वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में ही लैक करती है। द लायन किंग को जिस तरीके से तुम्हें दिखाया गया था वो एक अलग ही ऑरा मेंटेन करता है, लेकिन द मुफासा वैसा ऑरा नहीं मेंटेन कर पाता है। तो उस चीज को और डीपली समझने के लिए मुझे इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स द लायन किंग में थे, कौन कौन से कैरेक्टर मुफासा में थे, क्योंकि इसी कैरेक्टर्स में जो भी हुआ है वो कांड हुआ है। तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट के कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो तुम्हें पता होगा, तो पार्ट 1 द लायन किंग में हमारा मुफासा था, सिम्बा था, स्कार था एज अ विलन, उसके बाद हमारा ये लकड़बग्गे थे, उनको भी विलन मान सकते हो। फिर हमारा पुम्बा टिमोन, ये दोनों कॉमेडिक एंगल के लिए थे। फिर नाला थी हमारी सिम्बा की लव इंटरेस्ट। फिर रफीकी था और जाजू था। जाजू मतलब ये कठफोड़वा और रफीकी मतलब ये बंदर। तो ये सारे थे मेन कैरेक्टर्स। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और कैरेक्टर्स नहीं थे, और भी सारे कैरेक्टर्स थे, बट ये कुछ मेन कैरेक्टर्स थे और इन्हीं मेन कैरेक्टर्स के कंधों पे पूरी की पूरी मूवी टिकी थी। लाइक इन सभी कैरेक्टर्स को तुम ध्यान से देखो, मुफासा जितना इंपॉर्टेंट था। अब अगर तुम सबसे पहला कैरेक्टर मुफासा को पकड़ लेते हो, द लायन किंग वाले मुफासा को, तो उसमें तुम्हें क्या समझ में आता है? मुफासा द लायन किंग में एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मूवी में करीबन 10 या 15 मिनट के लिए रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, स्कार उसे मार डालता है। लेकिन वो जो 10 मिनट होता है उसका रहने वाला, वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, इतना ज्यादा बेहतरीन होता है कि तुम्हें वो कैरेक्टर याद हो जाता है। इवन उसके ऊपर तो कई सारी रील्स भी बन रही हैं और इस समय काफी वायरल भी हो रहा है वो, क्योंकि वही उसके डायलॉग्स इतने ज्यादा बेहतरीन है, उसका वॉइस ओवर जो भी शाहरुख खान ने किया वो इतना ज्यादा बेहतरीन है, और वो जो हमारे सिम्बा को लेसन्स देता है, जो सिखाता है, वो 10 मिनट का इंपैक्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि वो पूरी मूवी को जस्टिफाई करता है। ये सारी गौरव भूमि मेरी होगी बाबा। देश किसी एक का नहीं होता बेटे, लेकिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। अब सिम्बा पे आते हैं। सिम्बा एज अ मेन लीड कैरेक्टर है, वो जो भी करता है वो भी एक अलग इंपैक्ट जनरेट करती है। स्टार्टिंग में स्कार के द्वारा भाग जाना, फिर वापस आना, फिर लड़ाई करना, फिर इमोशनल डेप्थ, फिर रियलाइजेशन करना कि उसे वापस जाना चाहिए, ये सारी चीजें तो सिम्बा का मेन कैरेक्टर है, वो खुद करता है। अब आते हैं स्कार के ऊपर। स्कार इज द परफेक्ट विलन ऑफ द लायन किंग। लाइक तुम याद करो, जब स्कार पहली बार द लायन किंग में एंट्री करता है, उसका डायलॉग्स पहले तुम ही सुनो। जिंदगी बड़ी जालिम है ना मेरी जान। किसी को मिलती है शाही दावत, तो किसी की रेंगती किस्मत में होती है सिर्फ झूठन। ये डायलॉग्स इतने ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं कि तुम्हें लगता है कि हाँ भाई कोई विलन है। और तो और जब हमारा सिम्बा जब छोटा होता है, जब स्कार के पास जाता है, जब वो बोलता है कि जब मैं राजा बनूंगा और आप मेरे इशारों पे काम करेंगे, भाई वो सीन, उसके पीछे जो स्कार खड़ा हुआ होता है, लिटरली डर लगता है कि भाई क्या खतरनाक और खूंखार विलन है ये। लेकिन वो इम्पैक्ट मुफासा द लायन किंग के विलन में फील होता है? मुझे नहीं लगता। अभी आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद
आता है हमारा पुम्बा और टिमोन। ये दोनों भाई क्या कॉमेडी एंगल क्रिएट करते हैं, क्या कॉमेडी क्रिएट करते हैं, क्या फन क्रिएट करते हैं द लायन किंग में। इवन वो वाली सीन देखो जब हमारा सिम्बा जा रहा होता है और डेजर्ट में वो मर जाता है, मतलब मरने की हालत में होता है और कई सारे चील आते हैं उसको खाने के लिए। पुम्बा और टिमोन जब उसे बचाने के लिए आते हैं, वो पूरा का पूरा इंटायर सीक्वेंस, उसमें जो पुम्बा टिमोन जो मजाक क्रिएट करते हैं, एंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं, जो कॉमेडी क्रिएट करते हैं, वो अलग ही लेवल की होती है। आया, ये तो शेर का बच्चा है। शेर इधर किधर रे? अरे तो पास जाके देखना बेटा। शेर नहीं हो, पर कटा हुआ पंछी है मेरे बाप। लेकिन दिखता तो शेर ही है। शेर नहीं हो सकता। हवा अभी देख के बता है। चले हवा आने दे, देखे तो क्या बोल रही है पब्लिक, ये तो शेर है। भाग पतली गली, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, रुक। मैं बस देखो तुम्हें इतना बताना चाह रहा हूँ कि द लायन किंग में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं सब सेंसलेस नहीं फील होते, सबका कुछ ना कुछ सेंस है, सबका कुछ ना कुछ इमोशन है। स्कार को देख के जहाँ हमें डर लगता है, वही मुफासा को देख करके हमें फील होता है कि हाँ ही इज द किंग। वही पुम्बा और टिमोन को देख करके पता चलता है कि अरे ये दोनों बकचोद कैरेक्टर है, हमको खूब हंसाएंगे। वहीं अगर हम रफीकी की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये लाइफ लेसन है, ये भी लाइफ एडवाइस दे रहा है। एंड इसी के लाइफ एडवाइस से सिम्बा जो है वो चेंज हो जाता है अपने वापस से राज्य में जाने के लिए, नहीं तो वो तो जाने के लिए तैयार भी नहीं होता, वो तो पुम्बा और टिमोन के साथ खुश होता है। वही अगर हम बात करें जाजू, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है, ये भी बहुत सारी चीजें करता है द लायन किंग में, इसका भी एक अलग इंपैक्ट होता है। तुम महाराज के भाई हो, तुम्हें तो कतार में पहले होना चाहिए था। पहला ही था मैं, भूल गए क्या? मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि द लायन किंग मूवी में ध्यान से तुम सभी कैरेक्टर्स को देखो, सबका एक इम्पैक्ट है, कोई भी तुम्हें सेंसलेस फील नहीं होते हैं। कोई भी कैरेक्टर आता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ बता के जाता है, कुछ ना कुछ तुम्हें प्रोवाइड करके जा रहा है, कोई ना कोई इमोशन प्रोवाइड करके जा रहा है। अब वहीं हम आते हैं मुफासा द लायन किंग पे। अब मुफासा द लायन किंग पे अगर तुम आओगे तो हमें कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स बढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर मुफासा ऑलरेडी मेन कैरेक्टर में हमारा, उसके बाद स्कार जिसको टाका बोल रहे हैं यहाँ पर, बाद में उसका नाम स्कार हो जाता है, फिर पुम्बाई है, टिमोन है, रफीकी है, जाजू है, ठीक है। उसके बाद आती है सराबी। सराबी मतलब जो है हमारे जो मुफासा है उसकी पत्नी, मतलब इसी के वजह से सारा बवाल हुआ था। फिर उसके बाद आता है केरोस, जो कि कीरोस मतलब जो इस मूवी का विलन है मुफासा का, वो सफेद वाला शेर। उसके बाद आता है कायरा। कायरा मतलब जो बेटी है हमारी सिम्बा की, जिसको स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे मुफासा ने क्या किया। उसके बाद उबासी। उबासी मतलब हमारे जो मुफासा था, मुफासा नहीं टाका था जो हमारा स्कार, उसका बाप, जिसके वजह से भाई हमारा टाका जो है वो बिगड़ा था, बाप उसका, ठीक है। उसके बाद आती है टाका की मदर, मतलब हमारे स्कार की मदर जो स्टार्टिंग में होती है। तो देख सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर्स काफी बढ़े हुए हैं। अब देखो ये सारे कैरेक्टर्स नहीं है, ये मेन कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुफासा और स्कार, इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों मेन लीड विलन है, तो इन लोगों का इंपैक्ट हमें समझ में आता है, लेकिन इनका भी कई जगह इंपैक्ट नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी इन दोनों को छोड़ दो। पुम्बा और टिमोन का बताओ। पुम्बा और टिमोन में क्या मुफासा में कोई इतनी खतरनाक सीन थी जिसे देख करके तुम्हें बहुत हंसी आई हो? नहीं मिलती है। वो सब बस स्टोरी सुन रहे होते हैं, स्टोरी सुन रहे होते हैं। पूरी मूवी में थोड़ी थोड़ी सीन आती है जिसमें बस वो यही बोल रहे थे कि हमारा रोल इसमें कहाँ है, हमारा रोल इसमें कहाँ है, हमारा रोल इसमें कहाँ है। मूवी की स्टार्टिंग में याद हो कि वो सब बस कहानी सुन रहे हैं, मतलब उन कैरेक्टर्स को जस्ट गायब कर दिया गया है। लाइक उतना इंपैक्ट उनका नहीं है जितना पार्ट 1 में था। वही रफीकी की बात करें, रफीकी का इंपैक्ट इस मूवी में है। रफीकी को इतना बढ़ चढ़ के दिखाया गया इस मूवी में कि मैं क्या बताऊं। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे जहां पर पार्ट 1 में रफीकी कुछ ही सीन में था लाइफ लेसन देने के लिए, यहाँ पर रफीकी ही रफीकी है। लाइक रफीकी ही आ रहा है, रफीकी ही सब कुछ बता रहा है। तो इस मूवी में रफीकी का इंपैक्ट ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट पार्ट। और वहीं अगर हम लोग बात करें सराबी की, तो सराबी लाइक उतनी इंपैक्टफुल नहीं फील होती है। लाइक सराबी की वजह से भाई मुफासा और स्कार दोनों के बीच में दुश्मनी हो जा रही है। लाइक सराबी की वजह से ये दोनों आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं, और सराबी की वजह से हमारा जो टाका होता है, मतलब हमारा जो स्कार होता है, उससे मुफासा की दुश्मनी हो जाती है। लेकिन सराबी का हमें इंपैक्ट उतना फील नहीं होता है। लाइक कोई उसके लिए ऐसी पर्टिकुलर सीन रखी ही नहीं गई जिससे एक इमोशनल डेप्थ क्लियर हो सके। वही सेम चीज मुफासा के लिए होता है और स्कार के लिए भी होता है। लाइक स्कार शुरू से लिटरली सेकंड हाफ तक पूरा का पूरा मुफासा को सपोर्ट करते आता है। मतलब हमें एक सीन भी ऐसी देखने को नहीं मिलती है जहां पर वो मुफासा के थोड़ा सा अगेंस्ट हो। लाइक वो मुफासा के एकदम साथ भाई मान के आता है। और जैसे ही हमारे टाका को पता चलता है कि भाई मुफासा ने उसके साथ धोखा किया, मतलब उसको लगता है धोखा किया, तुरंत पलट जाता है हमारा टाका, मतलब स्कार तुरंत पलट जाता है। क्यों इतना अचानक से उसके दिमाग में क्यों चेंज आया? लाइक अगर तुम लोग नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को देखोगे तो धीरे धीरे करके जो है इंसान में दूरियां, और वो चीज हमें स्टोरी से तो पता चलती है कि स्टार्टिंग में उसको राज्य नहीं मिला, टाका जो उतना पावरफुल नहीं है जितना मुफासा पावरफुल है, ये सारी चीज हमें पता है। लेकिन वो हमें टाका के बिहेवियर में देखने को नहीं मिलता। हमें टाका के बिहेवियर में अचानक से देखने को वही मिलता है जब वो बिल्कुल पलटी मार जाता है, जब वो कहता है कि मैं तो मुफासा को बर्बाद कर दूंगा, मैं जा रहा हूं इस मूवी के विलन यानी कीरोस को बताने के लिए कि हम लोग कहां है। तो ये एक मुझे लैक फील होता है कि इमोशनल डेप्थ वो नहीं फील होता इस मूवी में। लाइक अगर तुम मुफासा का भी बात करोगे, मुफासा भाई लिटरली हमारे टाका को मूवी के
बीच से जब हमारा टाका उसे आकर के कन्फेस करता है, वो साराबी से प्यार करता है। इवन मुफासा उसे खुद सपोर्ट करता है, उसे बताता है कि भाई ये लाइन जाके मार, ये चीजें जाके उससे कर, वो तेरे से पड़ जाएगी। लेकिन ये चीज उसे पता है और हमें कोई ऐसा एंगल नहीं दिखाया जाता, हमें कोई ऐसी सीन नहीं दिखाई जाती है कि हमारे टाका से पहले जो है मुफासा को वो उस लड़की में इंटरेस्ट था, मतलब उस शेरनी में इंटरेस्ट था। लेकिन अचानक से जब वो शेरनी जाकर के हमारे मुफासा से कन्फेस करती है कि वो तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई, इसलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो भाई इस बंदे को भी प्यार हो जाता है बिना कुछ किए। इसको पता है कि इसका दोस्त इसको लाइक करता है, लेकिन फिर भी प्यार हो जाता है। तो ये है भाई थोड़े लूप होल्स जो कि भाई मुझे नहीं समझ में आते, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज होती है ना जो धीरे 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 करके होती है। अचानक से तुम्हें किसी के लिए इमोशन नहीं आता, या अचानक से तुम्हें किसी से दुश्मनी करने तो अचानक से नहीं होती। लाइक स्टेप वाइज कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से तुम किसी से दुश्मनी करते हो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर थोड़ी सी मिस होती हैं। अब वही हम लोग बात करें कायरा के बारे में, तो यार कायरा, उबासी और टाकाज मदर, इन लोगों का मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये लोग ओके परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सारे कैरेक्टर्स के बारे में समझ लिया और तुम्हें ये सारी चीजें अब अच्छे से पता चल गई। विलन्स कैरेक्टर्स, उनका इंपैक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर हम लोग एक और विलन की बात करें जो कि हमें पार्ट 2 में दिखता है, वो है हमारा कीरोस और स्कार। तुम दोनों को तुम एक बार कंपेयर करो। पार्ट 1 का हमारा स्कार जो था, पार्ट 1 में जो विलन हमारा स्कार था, क्या वो कीरोस को मैच कर पाता है? तो कीरोस जो है वो पार्ट 1 के विलन यानी पार्ट 1 वाले स्कार के खतरनाक को मैच कर पाता, मतलब उसके ऑरे को मैच कर पाता है? मुझे नहीं लगता मैच कर पाता है। इवन कीरोस को देखोगे वो सफेद शेर है और भयंकर बब्बर शेर है, उसका लुक्स खतरनाक है। लाइक स्कार से भी उसका लुक ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो उतना इंपैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पाता। इवन वॉइस ओवर भी थोड़ी तगड़ी है, लेकिन वो उतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाता जितना स्कार पार्ट 1 में किया था। क्यों? क्योंकि उसका एक ऑरा था, उसका एक अलग डायलॉग था, लाइक उसकी एक अलग पोजीशनिंग थी, जो कि यहाँ पर मिस हो जाती है। लाइक यहाँ पर इसका जो एक कंपोनेंट होता है कि ये क्यों लोगों के पीछे पड़ा है, ये क्या चाहता है, ये दुनिया पे राज करना चाहता है, इसके बच्चे को मार कुत्तों की तरीके से लोगों के पीछे पड़ा है, तो ये यार इमोशनल थोड़ा इंपैक्ट ना लो पड़ता है कि यार ये बस विलन ही फील होता है कि हाँ ये बस विलन है। क्यों विलन है, किस लिए विलन बना, वो ज्यादा डेप्थ में हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते। बस हमें लगता है हाँ विलन है, लास्ट में आता है मर के चला जाता है। बस इसको एक विक्टिम की तरीके से यूज किया गया है कि बस ये इन दोनों के बीच में दुश्मनी करवा रहा है। हमारे सिम्बा और मुफासा के बीच का एक कड़ी है जो बस यूज किया जा रहा है दोनों में लड़ाई करवाने के लिए। तो यार इस विलन का इंपैक्ट उतना फील नहीं होता है जितना स्कार का फील होता है, और यही सबसे बड़ा रीजन आता है कि पार्ट 1 में जहां जितने कम कैरेक्टर्स थे उसीलिए उनको उतना ज्यादा एक्सप्लोर किया गया। वहीं पार्ट 2 में स्टोरी थोड़ी डाइवर्स थी, इसीलिए कैरेक्टर उतने एक्सप्लोर नहीं हो पाते हैं जितना उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए था। क्योंकि पार्ट 2 में कैसे हमारा मुफासा के लिए उसके अंदर दुश्मनी बनी, कैसे हमारे मुफासा को उस लड़की से मतलब उस शेरनी से प्यार हुआ, ये सारी चीजें थोड़ा टाइम लेके दिखानी होती हैं। लाइक कैसे वो इमोशनल डेप्थ होता है, कैसे वो चीजें चलती हैं, वो सारी चीजों पे टाइम लेना होता है। वो मूवी ये नहीं करती है, वो मूवी बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती जाती है। खैर अब आते हैं हम इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी कर ही रहे हैं तो देखते भाई स्टोरी का क्या कंपोनेंट है। पार्ट 1 में देखते हो, पार्ट 2 में देखते हो, दोनों में स्टोरी को ध्यान से अगर तुम देखोगे तो नो डाउट पार्ट 2 की जो स्टोरी है वो बहुत बेटर है पार्ट 1 से, क्योंकि पार्ट 1 की स्टोरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक मैं जुबान से बता सकता हूँ, एक शेर होता है, एक बच्चा होता है और उस शेर का एक भाई होता है। शेर के भाई वजह से वो मेन वाला शेर मर जाता है, उसके बच्चे को लगता है कि भाई उसने बाप को मारा, फिर वो भाग जाता है, फिर उसको लर्निंग मिलती है, फिर वो वापस आता है और उस शेर को मार देता है। सिंपल यही कहानी है, शेर के भाई को मतलब मार देता है। और वहीं अगर मैं पार्ट 2 की स्टोरी बोलूं तो पार्ट 2 की स्टोरी बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी डाइवर्स स्टोरी है कि एक शेर था, एक शेरनी थी, उसका एक बच्चा था, वो दोनों किसी दूसरी जगह रहते थे। फिर इधर एक शेर था, एक शेरनी थी, उसका एक बच्चा था। ये वाला शेर शेरनी का बच्चा जो है बाढ़ आया बह के यहाँ पर आ गया। फिर ये जो शेर का बच्चा था, इन दोनों में दोस्ती हुई, फिर इन्होंने इसके फैमिली में अपनाए, फिर दोनों बड़े हुए, फिर इन दोनों में कोई बाहर से शेर आया, उसकी मम्मी ने कहा कि तुम दोनों भाग जाओ, फिर ये दोनों भागे, फिर ऑल इन ऑल दोनों में दुश्मनी हुई, ये हुई वो हुई। तो ये वाली स्टोरी देखोगे पार्ट 2 वाली, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ी डाइवर्स है, क्लियरली डाइवर्स है, लेकिन पार्ट 1 स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। तो स्टोरी के मामले में तो पार्ट 2 की स्टोरी ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन एग्जीक्यूशन डूब जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी की वजह से, इतना भयंकर डाइवर्स एंगल होने की वजह से स्टोरी थोड़ी सी डूबती है कंपेयर टू पार्ट 1 में। तो स्टोरी में तो मैं यही बोलूंगा कि पार्ट 2 इज बेटर। अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। अब देखो मैंने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत डीप डाउन जा करके तुम्हें पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ इम्पैक्ट होता क्या है, किसी भी कैरेक्टर्स का क्या इम्पैक्ट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक सीन दिखाना चाह रहा हूँ, पहले ये वाली सीन देखो। पर राजा तो कहीं भी जा सकता है ना, कुछ भी ले सकता है। क्या ले सकते हैं ये आम लोगों की सोच है। एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। ये वाली सीन तुमने देखा जो कि मैंने तुम्हें मुफासा की सीन दिखाई, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक स्कार की भी सीन दिखाना चाहता हूँ, देखो। अब मैं क्या करूँ? भाग जाओ और कभी वापस मत आना।
खत्म कर दो। अब इन दोनों सीन को तुम्हें देख करके क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों सीन को लिटरली तुम्हें देख करके समझ में आ रहा है कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा अच्छा है और एक कैरेक्टर कितना ज्यादा बेकार है। एक कैरेक्टर कितना ज्यादा हीरोइज्म को शो कर रहा है और एक कैरेक्टर विलन को शो कर रहा है। लाइक ये दोनों मुफासा और स्कार अपने प्राइम कैरेक्टर है, ये दोनों एक विलन और एक हीरो, समझ रहे हो। और इन दोनों के डायलॉग्स देखा होगा तुमने, इम्पैक्ट देखा होगा तुमने, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है, बहुत तगड़े डायलॉग्स है। ये पार्ट 1 का मैं तुम्हें क्लिप दिखा रहा हूँ। लेकिन वही पार्ट 2 में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। पार्ट 2 में लिटरली तुम्हें इम्पैक्ट फील नहीं होता। कोई ऐसे मेमोरेबल सीन तुम्हें नहीं देखने को मिलेंगे जो तुम्हारे दिमाग में याद हो कि यार मुफासा में ये वाली सीन थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पार्ट 1 में तुम्हें हजारों नहीं, मतलब 2, 3, 5 सीन ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हें याद होंगे कि यार क्या सीन थी, मजा आ गया देख करके। वही पार्ट 2 मतलब मुफासा वाले में, मुफासा द लायन किंग में वो मजा नहीं मिलता है, वो इम्पैक्ट नहीं होता है। और उसका एक रीजन जानते हो क्या आता है? वो मुझे लगता है मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी वाला रीजन। लाइक पार्ट 1 में हम कौन से स्कार को देख रहे हैं? पार्ट 1 में हम जो बूढ़ा है, जो मैच्योर है, जो यंग वर्जन नहीं है, जो समझ लो जो एजेड वर्जन है, एडल्ट वर्जन है, लाइक जो 30 साल 40 साल जो हमारे मेल होते हैं ना हमारे एज के, सीधे बोलो तो बूढ़े वाले वर्जन को देखते हैं, एकदम मैच्योर वर्जन को देखते हैं। इसीलिए जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उनका इम्पैक्ट फील होता है। लेकिन वही अगर हम मुफासा में बात करेंगे तो वो सब लौंडे हैं, जस्ट लौंडे हम लोगों की तरीके से, यंगर सेल्फ है। तो इसीलिए वो कुछ भी बकवास करते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि बकवास कर रहे हैं सभी के सभी। और ये एक फैक्टर है कि इम्पैक्ट इसमें लगता है लेकिन इसमें इम्पैक्ट नहीं लगता है। और मुझे लगता है इस चीज को इन्हें थोड़ा सुधारना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज मुझे लगता है कि कुछ कैरेक्टर को इन लोगों को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। जैसे टिमोन और पुम्बा को इन्होंने बहुत अच्छा वेस्ट किया है। उन दोनों कैरेक्टर्स में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था, वो उन दोनों को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते थे, बट इन्होंने उसको यूज नहीं किया। लाइक यार इतनी अच्छी डबिंग इन लोगों ने पकड़ा था यार, इतनी अच्छी डबिंग आर्टिस्ट थे बॉलीवुड के, लेकिन इन लोगों ने फिर भी उसे यूज नहीं कर पाया। कीरोस एक बहुत इंपॉर्टेंट विलन हो सकता था, लेकिन इसको भी इन लोगों ने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाया यार, बस दिखा के छोड़ दिया। और भाई जाजू एक कैरेक्टर था जो कि हमें कठफोड़ा वाला पार्ट 1 में देखने को मिला था। पार्ट 2 में कुछ खास मजा नहीं आया उसे देख करके, थोड़ी सी सीन्स हमें देखने को मिली, लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी के बारे में। भाई एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने इस चीज में नोटिस की, मुफासा द लायन किंग की जब फाइटिंग सीक्वेंस आती है, जब भी लड़ाई वाली सीन आती है जो थोड़ी फास्ट चलती है, उसमें तुम्हें समझ ही नहीं आता कि यार इसमें सिम्बा कौन है और इसमें स्कार कौन है, मतलब टाका कौन। तुम्हें समझ ही नहीं आता इसमें सिम्बा कौन है, टाका कौन है। और जब सफेद लायन आके लड़ाई करने लग जाते हैं तब तो एकदम ही नहीं पता चलता कि भाई इसमें से सफेद वाले लायंस कौन है, इसमें से सिम्बा कौन है, इसमें से टाका कौन है। भाई बड़ी मुश्किल होती है तीनों को क्लासिफाई करना भाई, क्योंकि सेम ही शेर है, सेम ही सब कुछ है, और वो कोई इमोशन भी नहीं शो कर रहे, फेशियल रिएक्शन भी नहीं शो करते, बस हमें डायलॉग सुनने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। लाइक इन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन आ जाती है कि आप इंसान मतलब ह्यूमंस को तो अपने स्क्रीन पे शो नहीं कर रहे हो, आपके कैरेक्टर्स ह्यूमंस हैं, आपके कैरेक्टर्स लॉयंस हैं। तो उन लॉयन में कुछ ऐसी चीज इन लोगों को क्रिएट करनी चाहिए थी, या फिर कुछ ऐसा मार्कर रखना चाहिए था, मे भी कुछ भी हो सकता था वो, जिससे हम समझ पाए कि भाई कौन सा कैरेक्टर क्या है। लाइक जब फाइटिंग सीक्वेंस आती है सब भागते हैं, कौन किसको मार रहा है, किस लिए मार रहा है, भाई समझ ही नहीं आता कौन कैरेक्टर किसको मार रहा है। मुफासा भी नहीं समझ में आ रहा और इस सफेद शेर का कीरोस भी कभी नहीं समझ में आता, और भाई बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और यही एक चीज है जो इन लोगों के लिए लिमिटेशन हो जाती है कि इन्हें कोई मार्कर बनाना चाहिए था। और वहीं दूसरी भी चीज आती है जो कि है इमोशनल एस्पेक्ट फील कराने वाला फेशियल रिएक्शन। लाइक लॉयंस के चेहरे पे मूवी देखोगे, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, कभी भी शेर का फेशियल रिएक्शन तुम देख ही नहीं पाओगे। जैसे अगर मैं रो रहा हूं तो मैं ऐसे करूंगा, हंस रहा हूं तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन शेर ऐसे नहीं कर पाएंगे। लाइक वो जो डायलॉग्स बोलते हैं, डायलॉग्स बोलने का जो इमोशन है, मतलब बोलने का तरीका है, उसी से तो केवल तुम्हें पता लग पाता कि यार ये गुस्सा है, या ये उदास है, या ये रो रहा है, या ये सैड है। उसके फेशियल रिएक्शन तुम शेर के देख ही नहीं पाओगे। और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस मूवी की, जो कि मुझे थोड़ी सी लैक करती है किसी भी इमोशनल एस्पेक्ट को फील कराने में। इसलिए उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनके डायलॉग्स को, उनके एक्शन पे, कि वो एक्शन करके बताए, कि वो कोई मूवमेंट करके बताए कि वो दुखी है। लाइक वो बोल करके बताए कुछ ऐसा इमोशनल एस्पेक्ट जिससे हमें फील हो कि हाँ यार वो दुखी है। क्योंकि मूवी में तो हम सीधा देख लेते हैं, किसी कैरेक्टर को रुलाना है, किसी कैरेक्टर को सैड दिखाना है तो रो देता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहा है, वो सैड हो जाता है, वो चीज हमें पता चलती है। लेकिन इसमें हमें नहीं पता चलती, क्योंकि शेर उदास कैसे हो रहा है, रो कैसे रहा है, हमें नहीं पता चल सकता। तो हम उसके आवाज से ही बस गेस कर सकते हैं, या उसके कोई मूवमेंट से हम गेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने वो इमोशनल एस्पेक्ट फील कराया। पार्ट 1 में भी फील कराया, पार्ट 2 में भी फील कराया। वो अलग बात है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से बेहतर नहीं था, लेकिन फील तो कराया।
कराया ना भाई, इसके लिए मैं हेड्स ऑफ भाई, बहुत ही अच्छा ये लोग काम करते कि भाई फील करा पाते हैं उन चीजों को। वहीं आती है इसकी फीलिंग्स के बारे में, और वहीं बात करें VFX CGI सब के सब टॉप नॉच था भाई, हेड्स ऑफ। ये एक बहुत ही बड़ी चीज होती है कि हम ऐसी मूवी देख रहे हैं जो रियलिटी लगती है हमें कि भाई रियली शेर सामने से आ रहा है, रियली शेर ये चीजें कर रहा है। लेकिन मुझे इसी चीज का दुख है कि आई एम ए काइंड ऑफ गाय जो भाई रियलिस्टिक पे थोड़ा ज्यादा बिलीव करता है। लाइक पार्ट 1 वाले द लायन किंग को तुम देखोगे ना तो तुम्हें वो ज्यादा हाईली CGI हाईली VFX देखने को मिलेंगे। लाइक जब भी हवा चलती है तो उसमें देखो शेर के बाल तक पता चलते कि वो उड़ रहे हैं हवा से। लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें कार्टूनिश वाला एलिमेंट फील होगा, थोड़ा सा इन्होंने कार्टूनी वाला एलिमेंट डाला है। क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन है कि जब पार्ट 1 रिलीज हुआ था तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि कार्टून था पहले द लायन किंग, उसी कार्टून से ही इसको बनाया जा रहा है। मतलब पहले से स्टोरी तय है, उसी कार्टून से इन सभी मूवीज को बनाया जाता है। तो लोगों का यही बोलना था ऑडियंस का कि यार हम वो पुराना नॉस्टैल्जिया कार्टून वाला फील करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा कार्टूनिश बना। इसी की वजह से पार्ट 2 उतना हाईली CGI और VFX नहीं रखा गया जितना पार्ट 1 रखा गया था। खैर पार्ट 2 जब आएगा टीवी पे, मतलब जब भी मूवी OTT पे आएगा तुम देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन वही है, मैं बहुत लव करता हूँ CGI VFX, मैं चाहता हूँ कि भाई भर दो CGI VFX, रियल लगना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ ये देख करके कि यार उतना इन लोगों ने नहीं अपग्रेड किया जितना पार्ट 1 अपग्रेड इन लोगों ने किया था। ऑडियंस की डिमांड तो क्या कर सकते हैं। खैर अब आते हैं फीलिंग्स के बारे में। भाई कई सारे कैरेक्टर्स को देख के मुझे दुख हुआ, जैसे 2-3 लेसन मैंने सीखा मूवी देख कर कि भाई लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बहुत बेकार होता है, अच्छे रिलेशन को बेकार कर देता है। एंड दूसरी चीज भाई, बलवान का ही राज्य बलवान की ही गद्दी, हर जगह भाई यही रूल चलता है। इस मूवी में भी यही दिखाएगा कि तुम कमजोर हो तुमको कोई नहीं पूछेगा, कभी कोई पूछेगा ही नहीं, और अगर तुम बलवान हो पावरफुल हो तो तुमको हर कोई पूछेगा और तुमको हर कोई सही समझेगा, यू आर राइट। और तुम अगर गलत हो, लाइक थोड़े से कमजोर हो, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं और तुम्हें हर कोई गलत ही समझेगा, और तुम थोड़ा सा गलत काम करोगे तुम विलन बन जाओगे। ये मूवी यही चीज समझाने की कोशिश करती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जो मुझे बुरा लगता है कि भाई इस मूवी में टाका का कैरेक्टर, स्कार का कैरेक्टर, ये लोग उस तरीके से नहीं दिखा पाए जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था। लाइक स्कार कैसे एक प्रॉपर विलन बना, पार्ट 1 में क्यों इतना खूंखार बना, वो हमें मुफासा में दिखाना चाहिए था, लेकिन वो हम देख ही नहीं पाते, वो हमें फील ही नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को खुद पता नहीं कि भाई स्कार को इन लोगों को विलन बनाना है कि हीरो बनाना है। लाइक स्टार्टिंग से हम देखते चल रहा है कि वो मुफासा का साथ दे रहा है, फिर वो जैसी लड़की वाला एंगल आता है, मतलब वो जैसे शेरनी वाला एंगल आता है, वो तुरंत भाई दुश्मन बन जा रहा है, दुश्मन बन के वो चला जा रहा है हीरोज के पास विलन साइड में, विलन साइड में जब लास्ट में लड़ाई हो रही फिर हीरो भी बन जा रहा है, फिर खुद ही बचा रहा है मुफासा को जाकर के, फिर लास्ट में मुफासा उसे निकाल देता है, कहता है मैं तुझे बेदखल करता हूं, तू अलग ही रहेगा, तो फिर अलग ही उसका इमोशन देखने को मिल रहा है। तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आया कि भाई यार ये करना क्या चाहते हैं ये लोग, ये टाका को पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं कि नेगेटिव दिखाना चाहते हैं। यार ठीक है, तुम कैरेक्टर को सेव करना चाहते हो, स्कार के लिए लोगों के लिए एक इमोशन फील कराना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ वो गलत है कि हाँ वो सही है। और ये लोग जिस तरीके से स्टोरी को दिखाए हैं, अगर मैं उस स्टोरी पे चलूं कि जिस तरीके से लोग मुझे बताने की कोशिश की है टाका के बारे में, स्कार के बारे में, उस तरीके की अगर स्टोरी फॉलो करूं, उस तरीके से अपने दिमाग में प्रश्न बनाऊं, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई स्कार गलत नहीं था, नहीं गलत था स्कार यार, उसका तरीका गलत हो सकता है लेकिन वो अपने जगह पे बहुत सही था, और असली राजा स्कार ही था, मुफासा नहीं था। कई सारे रीजन है उसके, कई सारे रीजन मैं तुम्हें गिना सकता हूँ। तुम लोग बोलोगे यार नहीं मुफासा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं, स्कार ही असली राजा था और स्कार ज्यादा डिजर्व करता है। उसके बारे में मैं लाइन से वीडियो बनाने वाला हूँ, 1-2 दिन में सारी की सारी वीडियोस उसके ऊपर आने वाली है। लेकिन खैर तुम लोग मुझे ये बताना है कि तुमने द बेबी जॉन मूवी देखी? हाँ यार मैंने भी देखी, बहुत अच्छी मूवी मुझे नहीं लगी थी और बकवास मूवी है यार, क्योंकि उससे अच्छी तो उसकी ओरिजिनल वाली वर्जन है। खैर इसके बारे में मैंने ये वाली वीडियो में बताया कि कैसे वो ओरिजिनल वाली वर्जन ज्यादा बेटर है, क्लिक करके जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।